हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि सेंसरी ऑर्गन्स 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्किन, नोज, टंग, आई एंड ईयर। तो उसमें सबसे पहले डिटेल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नोज के बारे में। क्या पढ़ेंगे कि नोज कैसे फंक्शन करता है ना, वो कैसे नर्व इंपल्सेस का कंडक्शन सीएनएस तक करता है, जो क्या कहलाता है? उसकी फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। तो हम क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ नोज। ठीक है, मतलब नोज जैसे नोज में हमने मतलब हमें पता है कि नोज क्या करता है। नोज में क्या पाई जाती है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं? नोज में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं? नोज में। तो नोज में हमें पता है कि नोज किसको डिटेक्ट करता है? स्मेल को, है ना। तो ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं वो भी किसको डिटेक्ट करेंगे? स्मेल को। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता क्या है? ठीक है, देखो ऑल्फैक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, ऑल्फैक्शन मीनिंग है स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, स्मेल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्शन कहते हैं। उनके लिए एक अलग सा वर्ड है ना, जिसे क्या कहते हैं? हम ऑल्फैक्शन कहते हैं। और रिसेप्टर का मतलब कि जो भी सिग्नल्स को यानी इन्वायरमेंट में चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो स्मेल से रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं उनको कौन एक्सेप्ट करता है या डिटेक्ट करता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कहां पाए जाते हैं? नोज के अंदर। ठीक है, तो इस पे एक और वर्ड आता है ओडोरेंट्स। ठीक है, ओडोरेंट्स क्या होते हैं? ओडोर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मेल। ओडोरेंट्स बेसिकली एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से कांटेक्ट करते हैं तो वो सिग्नल्स के कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये ओडोरेंट्स? एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्मेल से रिलेटेड होते हैं। स्मेल का मतलब जो नर्व है, सिग्नल है, स्टिमुलाई है, क्या करते हैं? स्मेल से रिलेटेड स्टिमुलाई को जनरेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्मेल से रिलेटेड स्टिमुलाई को जनरेट करते हैं। कौन से? ओडोरेंट्स क्या करते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से जुड़ते हैं, जो क्या करते हैं? स्मेल से रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई मिली है तो उसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां पहुंचा देता है? सीएनएस में पहुंचा देता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए कहां जाते हैं। उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे नोज का, है ना। ठीक है, तो नोज के अंदर क्या पाया जाता है? एक नेजल चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, ये है नेजल चैम्बर। इस पे ऊपरी साइड पे, नेजल चैम्बर के ऊपरी साइड पे एक एपिथेलियम पाई जाती है। क्या? नेजल चैम्बर के ऊपरी साइड पे एक एपिथेलियम पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, तो ये एक एपिथेलियम है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, ऑल्फैक्टरी का मतलब हम देख चुके हैं क्या होता है? स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, तो स्मेल से रिलेटेड जो भी एपिथेलियम नेजल चैम्बर में पाई जा रही है उसे हम क्या कह देते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या करती है कि जो भी, जैसे मान लो यहां पे ओडोरेंट है। ठीक है, क्या है? ओडोरेंट, जो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जब ये ओडोरेंट क्या होता है? एयर में मिक्स होता है, एयर में डिसॉल्व,
ठीक है। ओडोरेंट्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ होते हैं वो एयर में डिसॉल्व होते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये जो ओडोरेंट्स हैं वो उस एयर के थ्रू हमारे नोज के नेजल चैम्बर, ये क्या है, नेजल चैम्बर, इस नेजल चैम्बर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, यहां एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये जब ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के संपर्क में आते हैं, यानी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के ये क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, है ना, जो एक प्रकार की नर्व सेल्स है। क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स एक प्रकार की नर्व सेल्स है। हमने देखा था ना कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है? नर्व सेल्स, क्योंकि वही स्टिमुलाई का कंडक्शन करती है। तो नोज में कौन सा पाया जा रहा है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, वो एक प्रकार की नर्व सेल है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि वो एक बाइपोलर न्यूरॉन होता है। ठीक है, कौन सा न्यूरॉन? बाइपोलर न्यूरॉन। तो ये क्या करती हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो भी यहां से जैसे इंपल्स मिला या स्टिमुलाई मिला उसको कहां कंडक्ट कराती हैं? सीएनएस में। मतलब सबसे पहले ये कहां ले जाती हैं? ऑल्फैक्टरी लोब में। किसमें ले जाती हैं? ऑल्फैक्टरी लोब में। देखो, ब्रेन के अंदर दो बीन साइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जी कैसे? बीन साइज्ड यानी सेम के बीच के आकार के दो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? बीन साइज्ड ऑर्गन्स, है ना। ये क्या होते हैं? दो होते हैं, यानी कि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? वन पेयर, मतलब दो होते हैं। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से जो भी स्टिमुलाई है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स कहां कंडक्ट करा देती हैं? बीन साइज्ड ऑर्गन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर ये क्या करा देते हैं? स्टिमुलाई का कंडक्शन करा देते हैं। अब ऑल्फैक्टरी लोब के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो यहां पे हमें फूला हुआ पार्ट दिख रहा है उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, है ना। फूला हुआ पार्ट मतलब बल्ब जैसा होता है ना, तो इसीलिए इसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, और ये जो नली जैसा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ बना लेंगे हम, है ना। ये पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ है, इसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। और जो ये नली जैसा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट हमें पता है कि एक नली जैसा कोई अगर ऑर्गन होता है, मतलब कोई स्ट्रक्चर नली जैसी होती है, तो उसे हम ट्रैक्ट कहते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? यानी ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर क्या पाया जाता है? एक नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? नर्व है, जिसे क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर क्या पाया जाता है? ऑल्फैक्टरी नर्व्स पाई जाती है। ठीक है, जो सिग्नल को, जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वो सिग्नल्स को ऑल्फैक्टरी नर्व तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, और फिर ये नर्व कहां जाके खुलती हैं? ये नर्व जाके खुलेंगी सीएनएस में, मतलब ब्रेन के, मतलब जैसे ये हमने देखा कि नेजल चैम्बर के जस्ट ऊपर क्या है? ब्रेन है, और ब्रेन के सबसे नीचे वाले पार्ट में क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब है ना। उससे क्या निकल रही है? ऑल्फैक्टरी नर्व। वो कहां ले जाएगी? ये नर्व कहां जाती है? ब्रेन के टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, तो बेसिकली क्या करती हैं कि जो भी स्टिमुलाई होता है उसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स क्या कहां पहुंचा देती हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व के पास। और ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है उसे कहां पहुंचा देती है? ब्रेन के टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, तो देखो, अब टेम्पोरल का मतलब क्या है? ब्रेन के चार पार्ट होते हैं, है ना। ब्रेन के चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, कौन कौन सा?
फ्रंटल जो फ्रंट में होता है ना, फ्रंट में, और उसके पीछे पेराइटल, और फ्रंटल के नीचे टेम्पोरल, और सबसे पीछे और किनारे कौन सा, ऑक्सीपिटल। तो ऑल फैक्ट्री नर्व कहाँ खुल रही हैं, यहाँ कहीं ऑल फैक्ट्री नर्व पाई जाती हैं, मतलब ऑल फैक्ट्री लोब, और वो जो उससे जो ऑल फैक्ट्री नर्व निकलती है वो कहाँ चली जाती है, टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, तो ये एक इसकी मतलब स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम की, और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स की, और ऑल फैक्ट्री लोब की। ठीक है, तो जैसे ये एपिथेलियम है ना, एपिथेलियम क्या होता है, बॉडी में टिश्यू होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू, और नर्वस टिश्यू। तो उनमें से एक कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। तो अब यहाँ पे मतलब कैसे जो सिग्नल्स का कंडक्शन कैसे हो रहा है, इसको डिटेल में समझने के लिए इसे हम थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम मतलब थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं, है ना, उससे हमको इसकी फिजियोलॉजी समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा बना के देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम के अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जा रही है। कौन कौन सी, सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्टिंग सेल पाई जा रही है। देखो टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा है कि टिश्यू क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स का क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं, है ना। बहुत सारी सेल्स जब किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कनेक्ट हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू में हमारे पास ये सेल्स पाई जा रही हैं, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेल। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में होता है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जा रही है। कौन कौन सी, सपोर्टिंग सेल, ये जो रेड वाली है ये कौन सी है, सपोर्टिंग सेल। यहाँ पे और कौन सी सेल पाई जाती है, बेसल सेल्स, है ना, यहाँ पे बेसल सेल्स भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे और कौन सी सेल पाई जाती है, एक जो हमने सबसे पहले देखा था ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल, है ना, कौन सी, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि ये क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, मतलब ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल क्या होती है, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। हम इसको देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं कैसे होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जो न्यूरल सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है ना, न्यूरल सेल, न्यूरल सेल यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो ये कैसी होती है, इस पे एक पार्ट क्या होता है, सेल बॉडी, सेल बॉडी, है ना, और एक पार्ट क्या होता है, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स, और एक पार्ट क्या होता है, एक्सॉन, है ना, और ये एक्सॉन। 3 चीजें होती हैं, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स, सेल बॉडी जो मेन सेल होती है, और उससे जो एक स्ट्रक्चर निकलती है, एक्सॉन। ठीक है, और एक्सॉन के एंड में क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे मतलब न्यूरल सेल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो सबसे पहले जिनमें डेंड्राइट नहीं पाया जाता, जिनमें देखो 3 पार्ट है ना, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और एक्सॉन है। तो जिनमें डेंड्राइट नहीं पाया जाता तो वो कैसी दिखेंगी, उसमें सेल बॉडी होगी और एक्सॉन होगा और एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे। मतलब जो डेंड्राइट वाला पार्ट है वो एब्सेंट होगा, है ना, तो इसे हम क्या कह देते हैं, यूनिपोलर। ठीक है, और एक होंगी जैसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसमें डेंड्राइट्स होगा, एक डेंड्राइट होगा और एक एक्सॉन होगा, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे,
ये एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल्स ये क्या कहलाती हैं, बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि एक ही पोल है, एक ही पोल है, कौन सा, सिर्फ एक्सॉन ही है, डेंड्राइट्स नहीं है। और बाइपोलर का मतलब क्या है कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स दोनों है ना। और एक होती है अपने पास मल्टीपोलर, ठीक है, उस पे क्या होता है कि डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं और एक्सॉन एक ही होता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, सेल बॉडी है और ऊपर एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल्स है ना, और नीचे लेकिन डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि तीन प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, तो यहां पे जो हम देख रहे हैं, देखो किससे मिल रहा है, बाइपोलर से, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसके दो पोल हैं, एक है डेंड्राइट और इधर साइड क्या है, एक्सॉन। तो हम इसे दिखा देते हैं, है ना। इधर साइड क्या है, डेंड्राइट्स, और ये क्या है, एक्सॉन, और ये क्या है, सेल बॉडी, ठीक है। तो हम किसकी स्ट्रक्चर बना रहे थे, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम की हम स्ट्रक्चर जूम करके देख रहे थे, मतलब ज्यादा डिटेल में देख रहे थे कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस पे हमने देखा कि तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहली कौन सी सेल है, जो रेड कलर से बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स। और ये वाली हमने देखा बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि मतलब अभी डिस्कस किया है इस बारे में कि बाइपोलर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, को हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। और यहां पे कौन सी सेल है, हमने डिस्कस किया, ये वाली जो ब्लू वाली है, इसे हम क्या कहते हैं, बेसल सेल्स, ठीक है। तो तीन प्रकार की होती हैं, बेसल सेल्स, सपोर्टिंग सेल एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स। तो देखो ऑल फैक्ट्री, जैसे न्यूरॉन जो होता है उस पे सेंस को, मतलब जो भी सेंसरी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, डेंड्राइट करता है ना। जो भी स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करने का काम न्यूरॉन में कौन सा पार्ट करता है, डेंड्राइट करता है ना। डेंड्राइट क्या करता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और कहां कंडक्ट करा देता है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स में, है ना। तो नर्व का कंडक्शन कैसे होता है, डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन तक, ठीक है। तो इस तरह हमने ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में बाइपोलर न्यूरॉन्स को ऐसे अरेंज किया है कि जो डेंड्राइट्स हैं वो सबसे नीचे हों, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि डेंड्राइट्स ही स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, है ना, इसलिए उसको हमने सबसे नीचे रखा है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं। किसके रिसेप्टर का मतलब किसके रिसेप्शन का काम करते हैं, स्टिमुलाई के, है ना। तो इसे हम क्या कह देते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या कह देते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हमसे अगर कोई पूछे, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उनके डेंड्राइट्स को, उनके किसको, डेंड्राइट्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो स्मेल से रिलेटेड स्टिमुलाई है उसके रिसेप्शन का काम कौन करेगा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो बेसिकली क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स है ना। तो इसकी फंक्शन कैसे होती है, देखो यहां पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, किसमें, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं बोमन्स ग्लैंड, ठीक है।
तो देखो यहां पे एक ग्लैंड पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, बोमेन्स ग्लैंड। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बोमेन्स ग्लैंड। ये क्या करती है, ये म्यूकस को रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, ये ग्लैंड क्या करेगी, म्यूकस को रिलीज करती है। तो देखो बोमेन्स ग्लैंड क्या करेगी, म्यूकस को रिलीज करेगी। तो एपिथेलियम के नीचे साइड पे क्या हो जाएगा, म्यूकस का फैलाव हो जाएगा, है ना। तो सारे डेंड्राइट्स क्या होंगे, उस म्यूकस में डूब जाएंगे, है ना। बोमेन्स ग्लैंड क्या करेगी, म्यूकस का को सिक्रेट करेगी और एपिथेलियम के नीचे क्या हो जाएगा, म्यूकस का इकट्ठा हो जाएगा और जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं अपने ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स के जो डेंड्राइट्स हैं वो उस पे डूब जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इसका मैकेनिज्म क्या है, हमने स्ट्रक्चर बना ली। अब देखो इसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, हमने देखा है कि इस एपिथेलियम के जस्ट ऊपर क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब होता है। तो हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या होता है, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गई इसमें, है ना, थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या होती है, एथमॉइड बोन्स होती है। कौन सी बोन्स, एथमॉइड बोन्स। तो इसके जस्ट नीचे क्या है, एथमॉइड बोन्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एथमॉइड बोन्स। ठीक है, तो एथमॉइड बोन्स क्या होती हैं, बेसिकली स्कल जो होता है अपना खोपड़ी, उस पे 22 प्रकार की बोन्स पाई जाती हैं। कौन सी, 22 टाइप्स ऑफ बोन्स पाई जाती हैं, 22 टाइप्स। उनमें से एक कौन सी है, एथमॉइड बोन। ठीक है, तो वो जस्ट ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम के ऊपर पाई जाती है और ऑल फैक्ट्री लोब के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो इनके बीच से क्या होता है कि ये जो अपनी बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं ये क्या होते हैं, निकलते हैं, है ना। तो इनके बीच से निकलते हुए ये कहां जाते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब में जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अपनी बाइपोलर न्यूरॉन्स है। इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से, डेंड्राइट्स जो सबसे नीचे हैं, किसमें डूबे हुए हैं, म्यूकस के अंदर डूबे हुए हैं। और फिर इनकी ये जो पार्ट दिख रहा है गोल गोल, ये क्या है, सेल बॉडी है ना। 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो सबसे नीचे क्या है, डेंड्राइट है, फिर सेल बॉडी है और ये पार्ट कौन सा है, एक्सॉन है। ठीक है, और एक्सॉन क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब में क्या करते हैं, खुलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन जहां एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इस फॉर्म में ये यहां पे खुलते हैं। ठीक है, और किससे जाके कनेक्ट हो जाते हैं, ऑल फैक्ट्री नर्व से। किससे, ऑल फैक्ट्री नर्व से। हमने यहां पे दिखाया था ना, ऑल फैक्ट्री नर्व। और ये ऑल फैक्ट्री नर्व कहां चली जाती है, टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, टेम्पोरल रीजन में ऑल फैक्ट्री नर्व चली जाती है। तो हम सारा डायग्राम बना चुके हैं, इसकी हम मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एयर में डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ओडोरेंट्स को हम अपने अंदर लेंगे, मतलब नाक के अंदर लेंगे। तो वो कहां चला जाएगा, नेजल चैम्बर के अंदर। ये जो चैम्बर है नेजल चैम्बर के अंदर चला जाएगा और उसमें ऊपर साइड क्या लगा हुआ है, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम, है ना। उसमें क्या है, म्यूकस के अंदर क्या है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स यानी कि डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। म्यूकस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, है ना। तो जो एयर में डिसॉल्व ओडोरेंट्स हैं वो क्या कहां डिसॉल्व हो जाएंगे, जाके म्यूकस में। कहां से जाएंगे, एयर से जाके यहां के म्यूकस में, है ना। हम यहां बात कर रहे हैं, यहां के म्यूकस में क्या डिसॉल्व हो जाएंगे, ओडोरेंट्स। ठीक है, हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या डिसॉल्व हो जाएंगे, ओडोरेंट्स। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ओडोरेंट्स क्या करते हैं कि डेंड्राइट के यानी कि बाइपोलर न्यूरॉन्स के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं। किसको, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। देखो हम जब
मतलब कौन सा नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उस पे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। ये होता क्या है, देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि हम न्यूरॉन बनाते हैं, ये है एक्सॉन, है ना, और ये डेंड्राइट। तो जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग में होती है ना, जब उसे मतलब न्यूरॉन्स को कोई भी स्टिमुलाई नहीं मिल रहा होता है तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। कैसे, जब न्यूरॉन्स किस में है, उसे स्टिमुलाई नहीं मिल रहा है ना, कोई भी स्टिमुलस बाहर से मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे किस फेज में होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। तो अगर हम एक्सॉन का बड़ा डायग्राम बनाए, है ना, तो ये ऐसा दिखेगा, ये एक्सॉन, इसके अंदर ये ट्यूब जैसा है ना, ये एक लाइन जैसा दिख रहा है। अगर इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो ये एक ट्यूब जैसा दिखेगा। ठीक है। तो एक्सॉन के बाहर क्या होता है, 3 सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन के अंदर क्या होता है, 2 पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ज्यादा मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा कहां प्रेजेंट है, एक्सॉन के बाहर की ओर, है ना। तो एक्सॉन के बाहर की ओर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और एक्सॉन के अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, किसकी, न्यूरल सेल की। ये हमने न्यूरल सेल देखे ना, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। किस वजह से, क्योंकि वहां 3 सोडियम आयन प्रेजेंट है। ठीक है। और अंदर कितने प्रेजेंट है, सिर्फ 2 ही पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। तो ज्यादा कौन सा है, 3, इसलिए मेम्ब्रेन बाहर की पॉजिटिव रहेगी और मेम्ब्रेन के अंदर कैसा मतलब पोटेंशियल रहेगा, निगेटिव। ठीक है। चार्ज कैसा रहेगा, निगेटिव। तो बाहर पॉजिटिव और अंदर निगेटिव। ठीक है। तो इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। यानी बाहर मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव और मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे शॉर्ट में कह देते हैं RMS। ठीक है। तो ओडोरेंट बेसिकली करता क्या है, ओडोरेंट जब आता है और कहां चला जाता है, म्यूकस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और म्यूकस के अंदर हमने देखा कि क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, है ना। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब ओडोरेंट्स क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बेसिकली मतलब अभी स्टिमुलाई नहीं मिल रहा था ना, और ओडोरेंट्स किसका काम कर रहे हैं, स्टिमुलाई का काम कर रहे हैं। तो मतलब अब स्टिमुलाई मिल रहा है, किसके फॉर्म में, ओडोरेंट्स के फॉर्म में, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम की परमियाबिलिटी, मतलब सोडियम बिल्कुल पारगम्य नहीं होता है मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब किसकी, कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो सोडियम की परमियाबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जब ओडोरेंट आता है यानी कि स्टिमुलाई आता है तो क्या कर देता है कि सोडियम की परमियाबिलिटी मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ा देता है। ठीक है। सोडियम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लक्स करते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्लक्स करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। तो जब हमने देखा कि पहले सोडियम ज्यादा थे बाहर तरफ, है ना, तो ओडोरेंट क्या करेगा, मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देगा, मतलब पारगम्य बना देगा। तो सोडियम जल्दी जल्दी मेम्ब्रेन के अंदर आने लगेंगे, और सोडियम आने लगेंगे तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, है ना। पहले क्या था कि बाहर पॉजिटिव था, अंदर निगेटिव था। अब सोडियम की परमियाबिलिटी बढ़ गई तो सोडियम अंदर आ गया और मेम्ब्रेन के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ गया, है ना। तो अब क्या होगा, सिचुएशन एकदम डिफरेंट हो जाएगी। अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बाहर क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर आ गए हैं इसलिए इसके कंपेयर में बाहर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम नर्व इंपल्स के कंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जो चार्ज है उसके जो मतलब विपरीत हो जाता है तो नर्व का कंडक्शन होता है। ठीक है। तो क्या करता है, ओडोरेंट्स आते हैं, म्यूकस में डिसॉल्व होते हैं, यहाँ के तो ओडोरेंट्स क्या करते हैं, ओडोरेंट्स एयर के थ्रू, एयर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो उससे क्या होते हैं, आते हैं और म्यूकस में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है।
और क्या करते हैं कि बाइपोलर न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं उनकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और किस फॉर्म में वर्क करते हैं, एज अ स्टिमुलाई वर्क करते हैं, है ना। तो स्टिमुलस, जब किसी न्यूरल सेल को स्टिमुलस मिलता है तो उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है ना, और उसके थ्रू नर्व का कंडक्शन होता है, ठीक है। वो एक सेपरेट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन यहां पे देखेंगे हम कि जब ओडोरेंट आया, यहां के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज किया तो नर्व का क्या होगा, कंडक्शन होगा। कैसे होगा, डेंड्राइट से कहां जाएगा, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से कहां चला जाएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व में, ठीक है। और नर्व क्या होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है जिसे हम नर्व कहते हैं, है ना। तो ऑल्फैक्टरी नर्व में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा प्रेजेंट है जिसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहां से सिग्नल्स को, सारे जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं उससे सिग्नल्स को लेके कहां भेज देगी, ब्रेन के टेम्पोरल रीजन में, है ना। सो थैंक यू बच्चों, है ना। हमने क्या देखा, फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, है ना। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहे हो वो भी लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।